हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन फ्रॉम टारगेट फॉर IQ। देखिए, यदि हम प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं, चाहे वो CRPC हो या CPC हो, तो चूंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। और जितने भी किसी भी स्टेट के लिए हम जुडिशियल एग्जाम की बात करें तो CRPC CPC बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसमें एक तो ये बहुत ही वाइड सब्जेक्ट हैं, साथ ही साथ इनमें जो अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और जनरली आप देखेंगे कि यदि हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो अमेंडमेंट्स पूछे जाते हैं और मेंस में भी हमें अमेंडमेंट्स बताने चाहिए। तो ऐसे में हम इनको याद कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। पहले तो आप ये देख लीजिएगा कि जब हम डिफरेंट सेक्शंस पढ़ते हैं तो कहीं पर लिखा होता है कि ये अमेंडमेंट हो चुका है, इससे ये अमेंडमेंट हो चुका है, तो हम हमेशा कंफ्यूज जाते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स यदि फॉलो करें तो शायद हमें याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। और शायद ये जो हम ट्रिक्स लेके आ रहे हैं उससे आप एक लंबे टाइम तक ये अमेंडमेंट्स याद कर सकते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जानिए, जैसे आज मैं आपके सामने CRPC के कुछ अमेंडमेंट्स लेके आ रहा हूं ताकि हमें पता चले कि हमें इन्हें याद भी कैसे करना है और कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं। देखिए, यहां यदि हम CRPC की बात करते हैं तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ है, पहले तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में और कौन से एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट किए गए हैं। तो देखिए, 1978 में सबसे पहले CRPC में अमेंडमेंट हुआ था और यहां पर हम बात कर रहे हैं CRPC अमेंडमेंट एक्ट 1978 की। तो यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए, CRPC अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ। उसके बाद यदि हम बात करते हैं CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 की, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में और कौन से एक्ट के थ्रू ये अमेंडमेंट हुआ है। तो CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 और उसके बाद CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2008 इंट्रोड्यूस हुआ। और साथ ही साथ अब आप ध्यान रखेंगे कि एक अमेंडमेंट 2010 में भी हुए हैं जो CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2010 के नाम से जो CRPC में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब आप देखें कि यहां पर जो अमेंडमेंट एक्ट थे वो CRPC अमेंडमेंट एक्ट थे जो 1978 में, 2005 में, 2008 या 2010 में थे। और साथ ही साथ अब आगे देखें तो यहां पर अब CRPC अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, बल्कि कौन से एक्ट हैं? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। और उसके बाद 2013 में भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 हुआ। और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आप देख रहे हैं वो 2018 में हुए थे, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 जो आप CRPC में देखते हैं, ये हुए थे अमेंडमेंट। लेकिन अब इतने सारे अमेंडमेंट्स हैं और डिफरेंट प्रोविजन में ये अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ, किस सेक्शन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो यदि हम ऐसा करें कि किसी एक स्पेसिफिक हम अमेंडमेंट को ले लें और उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे पूरे CRPC में वो अमेंडमेंट्स कहां हुए हैं, तो हमें सिर्फ यदि हम स्पेशली 2005 के अमेंडमेंट को देखें, उसके प्रोविजंस अलग कर लें और उन्हें हम तैयार कर लें, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा याद करने में। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं कुछ। यदि मैं CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात करता हूं तो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन जोड़े गए थे या इंसर्ट किए गए थे या सब्स्टिट्यूट किए गए थे, तो देखिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कि यदि हम बात करते हैं सेक्शन 25A CRPC की, तो आप ये देखेंगे कि यहां पर हम एक नया कंसेप्ट लेके आए थे, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन निदेशालय की बात हमने की थी। और अब इस बात को ध्यान रखेंगे, इसे हम याद करने की थोड़े ट्रिक्स भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे 2 और 5। और यदि इसमें हम 00 और जोड़ दें तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा? CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो जब हमने 25A ये इंसर्ट किया था तो 2005 के अमेंडमेंट से किया था। और ये बात आप सब जानते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, बेसिकली इसको कौन एस्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती हैं। और इसमें इस बॉडी में एक डायरेक्टर होते हैं और कुछ डेप्यूटी डायरेक्टर्स होते हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में, या यदि हम मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकते हैं, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, तो इनके ऊपर जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये कंट्रोल करती है। यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इन सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर एक सुपीरियर बॉडी है। फिर हम बात करें कि यदि हम बात करते हैं सेक्शन 29 CRPC में,
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 29 सीआरपीसी में भी हमने सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 से हमने यहां पर भी इसे सब्स्टिट्यूट किया। देखिए जब हम बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, तो 2005 के अमेंडमेंट से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को फाइन इंपोज करने की पावर थी वो 1000 रुपए थी, मैक्सिमम 1000 रुपए। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद हमने 1000 की जगह इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया 5000 रुपीज में, यानी कि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 2005 के अमेंडमेंट के बाद 5000 रुपए तक का फाइन इंपोज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी, जिनके पास पहले 5000 रुपए तक का फाइन इंपोज करने की पावर थी, लेकिन 2005 सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद ये पावर हमने, फाइन इंपोज करने की पावर हमने 5000 से 10000 तक बढ़ा दी। तो यदि हम सेक्शन 29 क्लॉज 2 की बात करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात देखने को मिलती है, और 29 क्लॉज 3 को देखें तो इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ मैं एक ही अभी अमेंडमेंट एक्ट पे फोकस कर रहा हूं 2005 पे, तो एक हमने देखा जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था 25A, साथ ही साथ 29 क्लॉज 2 और 3 में भी अमेंडमेंट हुए। साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं सेक्शन 50A, और देखिए सेक्शन 50A भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था जो 2005 से हुआ था, और इसमें हमने जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको कुछ राइट्स दिए थे। यानी कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है तो ऐसे अरेस्टेड पर्सन द्वारा नामित कोई व्यक्ति, उसको पुलिस ऑफिसर द्वारा इस बात की जानकारी दी जाएगी कि ऐसे अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करने के बाद कहां पर रखा हुआ है, किस हवालात में उसे, किस कस्टडी में, कहां उसे रखा हुआ है। तो ऐसा अरेस्टेड पर्सन ऐसे पुलिस ऑफिसर को एक तरीके से उस व्यक्ति का नाम नामित करेगा कि आप उसे जाके बताइए कि हमें आपने अरेस्ट करके कहां रखा हुआ है। तो यह प्रोविजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो 2005 में ही जोड़ा गया था। साथ ही साथ हम देखें सेक्शन 54A, और यहां पर यह बात करता है आइडेंटिफिकेशन की। कभी कभी देखिए, आप देखिए 54A और ये सब देखिए 2005 से मैच भी हो रहे हैं। थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं तो देख सकते हैं कि लगभग 2005 हम इसे याद भी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग उसे अरेस्ट करते हैं, और अब हमें लगता है जो पुलिस ऑफिसर हैं या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्हें लगता है कि अरेस्ट करने के बाद जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ऐसे अरेस्टेड पर्सन का हमें किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आइडेंटिफिकेशन कराना चाहिए। तो यहां पर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के रिक्वेस्ट पे कोर्ट ऐसे व्यक्तियों का, जिनको हमने अरेस्ट किया है, ऐसे व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन परेड करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। लेकिन रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो देखिए यदि हमने सिर्फ इस पे फोकस किया 2005 पे, तो हमने देखा एक सेक्शन कौन सा था, 25A इंसर्ट किया गया था, 29 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट किया गया था, फिर हमने 50A इंसर्ट किया, 54 इंसर्ट किया। फिर आप देखिए यदि हम सेक्शन 82 क्लॉज 4 की बात करें तो 82 क्लॉज 4 में भी आप देखेंगे कि इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था 2005 के अमेंडमेंट से। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि हम यदि सिर्फ यही फोकस कर लें कि 2005 में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे तो भी हमारा काम यहां पर बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 164A की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस के लिए भी और प्री एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो 164A है वो भी सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया था। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, यानी कि जो बलात्कार की पीड़िता है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की जाती है। यानी कि जैसे ही किसी पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किसी वुमेन के साथ कोई रेप कमिट हुआ है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के विद इन 24 आवर्स ऐसा पुलिस ऑफिसर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे ऐसी विक्टिम की, जो रेप विक्टिम है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। लेकिन वो बात ध्यान रखेंगे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, और ऐसी इंफॉर्मेशन के 24 आवर्स के अंदर ये एग्जामिनेशन ऐसा पुलिस ऑफिसर कराएंगे ही कराएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं सेक्शन 260, और ये आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर जो 21 है सीआरपीसी का वो सेक्शन 260 से लेकर 265 की बात करता है, और ये सेक्शन
260 से लेकर 265 है समरी ट्रायल यानी कि संक्षिप्त विचारण। और उसके यदि हम बात करें सेक्शन 260 की, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिनका समरी ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट से 260 को भी अफेक्ट हुआ था। यानी कि जब हम इसके सब्जेक्ट्स देखते हैं तो पहले 2005 के अमेंडमेंट से पहले केवल उन मामलों में समरी ट्रायल किया जा सकता था जो सेक्शन 379, 380, 381 या 411 या 414 आईपीसी के अंतर्गत आते थे, लेकिन वो तब जहां जो स्टोलन प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन था वो 200 रुपए तक का था। लेकिन सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद हमने 200 रुपए का अमाउंट बढ़ाकर हमने सब्स्टिट्यूट किया 200 रुपए को और उसे 2000 रुपए कर दिया। यानी कि आज यदि 2005 के बाद यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो यदि 379, 380, 381 आईपीसी या 411, 414 के मामले में हम समरी ट्रायल कर सकते हैं जहां एससी स्टूडेंट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 200 रुपए नहीं बल्कि मैक्सिमम 2000 रुपए हो तो उसका समरी ट्रायल हो सकता है। तो 260 में पहले अमाउंट कितना था 200, लेकिन 2005 के बाद इसे कितना कर दिया गया है 2000। अब मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को और बात फोकस करना चाह रहा हूं, और यहां पर यदि हम बात करते हैं चैप्टर 21A की, चैप्टर 21A, और ये आप सब जानते हैं ये है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग ये 265A से लेके 265L तक इसके प्रोविजन दिए गए हैं। सेक्शन 265A से लेके 265L तक, और इस बात को जान लीजिएगा। अब देखिए मैंने इस पे विशेष फोकस में आप सबका कराना चाह रहा हूं कि अब हम क्या देखते हैं, अब हमें क्या लगता है कि ये भी जो इंसर्ट किए गए थे 2005 में, यानी कि जो चैप्टर 21A है और 265A से लेकर 265L तक है, ये इंसर्ट किया गया था कब, ये 2005 में इंसर्ट हुआ था। लेकिन ध्यान रखना यहां पर अब वो सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 नहीं है, बल्कि अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट ना होके कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो यहां पर सिर्फ मैं आपको ये फोकस करना चाह रहा हूं कि यदि हम हर जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन्हें अलग कर लें और अमेंडमेंट के हिसाब से उन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ें, तो हमारा जो ये कंफ्यूजन है कि 2008 में कौन सा अमेंडमेंट हुए थे, 2010 में कौन से हुए थे, 2013 में कौन से हुए थे, तो इससे आपको क्लैरिटी आएगी और याद करने में भी इजी हो जाएगा। तो जैसे आप 2005 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अलग कर लीजिए, यदि हम 2008 की बात करें तो उसके प्रोविजंस अलग कर लीजिए, 2010 के अलग कर लीजिए। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी ईयर आप याद करें तो ये ध्यान रखना है कि वो एक्ट कौन सा है, ये सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट है और ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है। तो इस बात को आप थोड़ा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट है या आईपीसी हो, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से उसे कैरी कर पाएंगे। और चूंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एपीओ की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 113 वैकेंसी यहां पर वैकेंट है, और चूंकि शासन को एपीओ के लिए जो 113 पोस्ट हैं उसके लिए अधियाचन प्रस्ताव भेजा जा चुका है और पूरी उम्मीद है कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। तो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे भी एपीओ का बैच स्टार्ट हो चुका है, और जो कोई भी इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वो कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं और आप ऐसे फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारे इन बैचेस में जो एपीओ की हमारी क्लास शुरू हो चुकी हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेंगी, इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, और इसे आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होगा और आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।